क्या आप जानते हैं जब थर्मोवेल वेक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन में फेल हो जाता है, जो उसका वोर्टेक्स शेडिंग फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्मोवेल के बीच का रेशियो है वो ग्रेटर देन 0.8 हो जाता है, तो हमें थर्मोवेल में क्या क्या डिजाइनिंग करनी पड़ती है। यदि आप ये नहीं जानते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल एक रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले तकरीबन 3 साल से मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूँ। साथ ही इस मिशन पर निकल पड़ा हूँ कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और नए टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकें। इसी सीरीज में मैं अपने यूट्यूब चैनल एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस पर बहुत से वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जिनमें प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट शामिल हैं। और आजकल जिस टॉपिक के बारे में मैं वीडियोस बना रहा हूं वो है थर्मोवेल और प्रोटेक्टिंग ट्यूब के बारे में। थर्मोवेल एंड प्रोटेक्टिंग ट्यूब के बारे में कुछ वीडियोस मैं ऑलरेडी रिलीज कर चुका हूं। और जो लेटेस्ट टॉपिक मैंने अभी पकड़ा है वो है वेक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन के ऊपर, जिसमें अपने पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि वेक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन क्या होती हैं, क्यों इनकी जरूरत पड़ती है, कैसे इनको करते हैं, कब इनकी जरूरत पड़ती है, कहाँ कहाँ इनको अप्लाई करना पड़ता है और कौन इनको हमें कैलकुलेट करके देता है। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि जो सॉल्यूशंस हैं, जब वेक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन में थर्मोवेल हमारा फेल हो गया तो क्या क्या सॉल्यूशंस हैं जिनको हम प्रोवाइड करके जो थर्मोवेल हमने लगाना है वो ऐसा थर्मोवेल लगाएं कि जिसमें उसके ब्रेकेज के चांस या फटीग फेलियर के चांस ना हो और वो हमारी थर्मोवेल की वेक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन में पास हो। तो चलिए, ज्यादा टाइम ना लगाते हुए हम अपना जो आज का टॉपिक है, जो ऑल थर्मोवेल सॉल्यूशंस हैं फॉर वेक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशंस, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो दो पॉसिबिलिटीज हैं उनके बारे में, कि हमारा जो थर्मोवेल है वो वेक फ्रीक्वेंसी में पास होता है या हमारा थर्मोवेल वेक फ्रीक्वेंसी में फेल होता है। लेकिन हमारा थर्मोवेल जो है वो वेक फ्रीक्वेंसी में पास हुआ या फेल हुआ, उसको जानने के लिए हम इसको आपको कंडीशंस जो हैं जो चेक करनी पड़ती हैं उसके बारे में आपको बताते हैं, जो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बता रहे हैं। सबसे पहला ये है कि हमें फ्रीक्वेंसी रेशियो चेक करनी पड़ेगी। सेकंड हमारा आ जाता है कि जो हमारा स्क्रूटोन नंबर है थर्मोवेल का, जिसको हम साइक्लिक स्ट्रेसेस बोलते हैं, वो हमें चेक करने पड़ेंगे क्या है। और तीसरा जो है वो हमें रेनॉल्ड नंबर चेक करना पड़ता है कि हमारा जो रेनॉल्ड नंबर है वो क्या है। ये सब चीजें जब हम एएसएमई पीटीसी 19.3 की कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें हमें पता लगती है। लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर से नहीं कर रहे हैं कैलकुलेशन तो हमें किस तरह से इनको देखना है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तीसरा जो है, हमें जानना होगा कि जो पासिंग क्राइटेरिया है वो क्या होता है। उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बता रहे हैं। सबसे पहला है कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी रेशियो है, जो हमारी वोर्टेक्स शेडिंग फ्रीक्वेंसी के और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्मल के बीच में जो रेशियो है वो हमें कंसीडर करना है 0.4। आप कहेंगे कि आपने तो कहा था कि 0.8, मैंने आपसे कहा था कि मैक्सिमम 0.8 उसमें रहता है कि वो हमें कंसिडर करके चलना पड़ता है। लेकिन उसके साथ में मैंने आपको बताया था कि कुछ कंडीशंस हैं जो हमें सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं। तो अभी हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। दूसरा जो है हमारा, हमें चेक करना पड़ता है कि जो हमारा स्क्रूटन नंबर है वो ग्रेटर देन 2.5 हो और रेनॉल्ड नंबर जो है वो 10⁵ अगर ये कंडीशन, दोनों कंडीशंस, स्क्रूटन नंबर ग्रेटर देन 2.5 और रेनॉल्ड नंबर लेस देन 10⁵, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं उस केस में हम 0.8 कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज हमें जो फ्रीक्वेंसी रेशियो है, जो हमारी विक फ्रीक्वेंसी रेशियो है, वो 0.4 ही लेकर चलना पड़ेगा। जब हमारा जो वेक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन के में जो फ्रीक्वेंसी रेशियो है वो बिटवीन 0.4
और 0.6 के बीच में होता है, मतलब ग्रेटर देन 0.4 और लेस देन 0.6, तो हम इस तरह का जो थर्मोवेल है उसको यूज करना रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि वहां पे अगर थोड़ा सा भी, मैंने जो पर्सनली फील किया है कि अगर हम वेलोसिटी कम भी करते हैं तो कई बार उस केस में वो थर्मोवेल फेल हो जाता है। ज्यादा पे तो होना ही है, लेकिन अगर हम उस केस में कम भी करते हैं तो वो फेल हो जाता है। तो हम ऐसी कंडीशन लेना ही नहीं चाहते हैं जहां पर कि ना उससे थोड़ी सी बढ़ सके ना उससे थोड़ी सी कम हो सके। वो तो एक बहुत, मतलब मैं कहूँगा ऐसी कंडीशन है जो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं रही। अब हमने ये कंसिडर किया कि हमारा थर्मोवेल पास हो गया वेक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन के अंदर, जो हमारी ये पासिंग क्राइटेरिया में फर्स्ट और सेकंड जो क्राइटेरिया है उसमें से कुछ भी आता है वो पास हो गया, तो हमें थर्मोवेल पास हो गया, कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस केस में क्या, अगर हमारा थर्मोवेल जो है वो फेल हो जाता है, इस कंडीशन में उसमें 0.7 आ रही है हमारी वेव फ्रीक्वेंसी की रेशो जो है, लेकिन हमारा स्क्रूटन नंबर या तो लेस देन 2.5 है या हमारा रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 10⁵ है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? क्योंकि ये जो ये वाली कंडीशन है, पासिंग क्राइटेरिया बी जो है, वो हमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है बी के अंदर जो दे रखी है, रेनॉल्ड नंबर की भी और स्क्रूटन नंबर। अभी हम ये देखते हैं कि हमारा थर्मोवेल तो फेल हो गया, अभी हमें क्या करना चाहिए। उसमें सबसे पहला जो हमारा सॉल्यूशन आ जाता है वो ये आ जाता है कि हम जो है उसकी इंसर्शन लेंथ को, थर्मोवेल की इंसर्शन लेंथ को रिड्यूस कर दें। थर्मोवेल की इंसर्शन लेंथ का मतलब क्या है? जो हमारी थर्मोवेल की, जो हमारे प्रोसेस कनेक्शन के नीचे की लेंथ है, क्योंकि जो हमारा प्रोसेस कनेक्शन वाला पोर्शन है वो तो हमारा फिक्स हो जाएगा, वहां पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जहां से थर्मोवेल शुरू हुआ, वो कनेक्शन के बाद से ज्यादा हमारा जो वाइब्रेशन का जो इफेक्ट है वो उसी पोर्शन पे पड़ता है। तो हम वो जो थर्मोवेल की इंसर्शन लेंथ है उसको कम कर दें। लेकिन इंसर्शन लेंथ अगर रिडक्शन जो है उसका एक्सेप्टेबल है तो वेल एंड गुड। अगर नॉट एक्सेप्टेबल है तो उसके लिए दो कारण हो सकते हैं कि क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके लिए सबसे पहला कारण हमारा आ जाता है, जो एज पर स्टैंडर्ड्स हमें कंडीशंस दी हुई हैं वो सेटिस्फाई नहीं कर रही, या जो हमारा यूजर है उसको वो लेंथ का रिडक्शन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं। स्टैंडर्ड में मेंशन किया होता है कि जो हमारा ओडी होता है मिनिमम उससे 10 टाइम्स जो है हमारी इंसर्शन लेंथ होनी चाहिए। अगर वो लेंथ उससे कम बैठ रही है तो उस केस में हम इसको यूज नहीं कर सकते। कुछ कस्टमर बोलते हैं कि नहीं, मेरे को जो इंसर्शन लेंथ है वो मिनिमम 1/3 उसमें इंसर्शन चाहिए प्रोसेस फ्लूइड में। उस केस में हम नहीं कर सकते, हो सकता है वो 50% पे आ रही है। स्टैंडर्ड कहता है कि मिनिमम 50% जो है वो प्रोसेस फ्लूइड में इंसर्ट होना चाहिए जब हमारा पाइप जो है वो फुल फ्लो कंडीशन में जा रहा है, मतलब पाइप जो है पूरी फ्लूइड से भरी हुई है। उस केस में हमारा इंसर्शन जो है वो मिनिमम 50% फ्लूइड के अंदर रहना चाहिए, मतलब पाइप के सेंटर तक वो आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है तब हमारा एक्सेप्टेबल नहीं होगी जो इंसर्शन लेंथ का रिडक्शन है। अगर ये नॉट एक्सेप्टेबल है किसी भी कारण से, तो उसमें सेकंड जो हमारा आ जाता है कि हम थर्मोवेल का टिप डाया है या जो थर्मोवेल की हम कहें थिकनेस है वो हम इंक्रीज कर दें। अगर हमारा 16 mm का अगर हमारा टिप डाया है उसको हम 17 mm करके देखें, 18 mm करके देखें, 19 mm करके देखें। उससे क्या है, आईडी तो हमारा सेम रहेगा, थर्मोवेल की जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर वो स्ट्रेट थर्मोवेल है तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि टिप डाया इंक्रीज होने के साथ साथ जो टोटल थर्मोवेल की जो थिकनेस है, जो थर्मोवेल की वॉल थिकनेस है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तीसरा हमारा आ जाता है कि जो बेस डाया है या थर्मोवेल थिकनेस है वो बढ़ा दें। बेस डाया का मतलब है जो हमारा रूट डाया है उसको हम बढ़ा दें। अगर हमारा पहले स्ट्रेट था 18 mm या हमारा स्ट्रेट था 16 mm, हमने उसको कर दिया 20 mm, तो वो हमारा थर्मोवेल का बेस डाया भी बढ़ गया और उसकी थिकनेस भी बढ़ गई। अगर हमारा टेपर्ड थर्मोवेल है तो हमने 16 mm टेपरिंग फ्रॉम 21 mm था हमारा,
हमने 18 mm टेपरिंग फ्रॉम 22 mm किया, तो हमने सिर्फ टिप डाया और टिप का जो वेल थिकनेस है वो हमने चेंज करी। अगर हम 18 mm टेपरिंग फ्रॉम 25 mm करते हैं तो हमारा बेस डाया भी इंक्रीज हो गया, थर्मोवेल की थिकनेस भी इंक्रीज हो गई, टिप डाया भी इंक्रीज हो गया। तो ये दूसरा तरीका है हमारा थर्मोवेल को क्लियर करने का। लेकिन जब हम इंक्रीज करते हैं थर्मोवेल का बेस डाया, तो हमें ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि जो हमारी नोजल डायमेंशंस हैं वो हम चेक कर सकें। ऐसा ना हो कि हम थर्मोवेल की जो डाया है वो इतना बढ़ा दें कि जो हमारी नोजल की आईडी है उसके अंदर ही हमारा जो थर्मोवेल का डाया है वो इंसर्ट ना करना। फिर हमारा आ जाता है कि जो थर्मोवेल की इंस्टॉलेशन है वो हम एल्बो पर करें। एल्बो पर करने के लिए हमें कई चीजों का ध्यान देना पड़ता है। उसमें सबसे जो मेजर कंडीशन रहती है कि वो हमारा जो टिप है थर्मोवेल की वो टुवर्ड्स दी फ्लो होनी चाहिए। हम एल्बो पे भी कर सकते हैं उसको, एंगल पर भी उसको माउंट कर सकते हैं, लेकिन हर एक कंडीशन में यही रहता है कि जो हमारा थर्मोवेल की टिप है वो फ्लो के तरफ रहनी चाहिए। ये थर्मोवेल इंस्टॉलेशन ऑन एल्बो के ऊपर मैं आपको सेपरेट भी एक वीडियो दिखाऊंगा कि कहां पर हम एल्बो पर माउंट कर सकते हैं, कहां पर हम एल्बो पर माउंट नहीं कर सकते, क्या कंडीशंस हैं जब हम थर्मोवेल के एल्बो के ऊपर माउंट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आगे एक मैं वीडियो दिखाऊंगा, उसमें हम डिस्कस करें। फिर आ जाता है कि जो हम थर्मोवेल, अगर हमारा फ्लाइंग थर्मोवेल है तो हम उसकी रेटिंग जो है वो इंक्रीज कर दें। सपोज करो कि जो हमारा थर्मोवेल का कनेक्शन था वो 1.5 इंच 300 पाउंड था। अभी 1.5 इंच 300 पाउंड में हम ये देखेंगे कि जो 1.5 इंच के लिए मैक्सिमम कितना नोजल उसकी आईडी रहती है, उसके हिसाब से हम उसको बढ़ा सकते हैं। और दूसरा जो है, हम जो 300 पाउंड की रेटिंग है उसकी जगह हम फ्लैंज जो है वो 600 पाउंड रेटिंग करके उसको चेक कर सकते हैं कि वो हमारा जो थर्मोवेल है वो उसमें पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा, हम उसका कस्टमर से पूछ के, जो हमारा यूजर है उससे पूछ के, जो उसका थर्मोवेल का जो फ्लैंज का साइज है 1.5 इंच की जगह हम 2 इंच का करेंगे तो उसकी नोजल भी ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से चेंज होगी। अगर उस हिसाब से चेंज होगी तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारा जो 1.5 इंच की जगह 2 इंच का थर्मोवेल और उसका ओडी वगैरह बढ़ाकर हम देख सकते हैं कि 2 इंच के ओडी के साथ में वो फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा, पास हो रहा है थर्मोवेल या नहीं हो। अगर ऊपर इन पांचों कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन हम सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं तो एक कंडीशन आ जाती है कि हम जो स्पेशल कोई थर्मोवेल उसमें लगाएं। स्पेशल थर्मोवेल में कुछ उसको स्क्रूटन थर्मोवेल बोलते हैं, कुछ उसको ट्विस्टेड स्क्वायर थर्मोवेल बोलते हैं, और कुछ उसको हेलिकल थर्मोवेल बोलते हैं। तो हर एक उस मैन्युफैक्चरर ने अपने अपने नाम उसके लिए प्रोवाइड किए हैं। ये एक क्रूटन थर्मोवेल है, उसका मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ जिसमें ये आपको स्पाइक्स बने हुए दिखेंगे। इसको स्क्रूटन थर्मोवेल बोल सकते हैं, इसको हेलिकल थर्मोवेल बोल सकते हैं, इसको ट्विस्टेड स्क्वायर थर्मोवेल बोल सकते हैं। इसमें आपको देखने में ऐसा लगेगा कि जैसे स्प्रिंग टाइप की इसमें कंस्ट्रक्शन हो रखी है। इसमें फायदा क्या रहता है कि जब हमारे फ्लो है आकर इसको टकराता है तो जो अल्टरनेट वोर्टिसेस हमारे जो नॉर्मल थर्मोवेल में क्रिएट होते थे वो इसमें क्रिएट नहीं होते। इनको दो तरीके से बनाया जा सकता है। जो सबसे पहला आ जाता है कि हम एक सॉलिड रॉड लेते हैं और उससे इसको मशीन करके इसमें ये स्पाइक्स देते हैं या हम उसको ट्विस्ट देते हैं, उसमें मशीनिंग करते हैं। दूसरा, कुछ जो मैन्युफैक्चरर हैं वो एक वायर वेल्ड करके उसके ऊपर लगा देते हैं। अभी अगर आप पूछोगे कि रिकमेंडेड कौन सा रहता है, रिकमेंडेड यूज करने के लिए लोग दोनों ही यूज करते हैं, लेकिन अगर मेरी पर्सनली पूछोगे तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप सॉलिड मशीन टाइप के थर्मोवेल लें। उनकी लाइफ हमेशा ज्यादा एज कंपेयर टू जो वायर है वो थर्मोवेल के ऊपर वेल्ड कर रखी है उससे। मुझे उम्मीद है आज का ये जो हमारा वीडियो था जिसमें हमने आपको थर्मोवेल अगर वेट फ्रिक्वेंसी कैलकुलेशन में फेल हो जाता है
तो हमें क्या क्या सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं उसके बारे में बताया। ये आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले जो इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। अपना वीडियो खत्म करने से पहले आज हमने क्या सीखा है और अगले वीडियो में हम क्या जानेंगे, उसकी आपको एक समरी दे देते हैं। सबसे पहला हमने जाना कि जो वेक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन है उसकी क्या पॉसिबिलिटीज हैं। पॉसिबिलिटीज सिर्फ दो ही हैं, या वो पास होगा या वो फेल होगा। जो पास होगा, सेकंड आ गया, जो पास होगा या फेल होगा उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हमें चेक करनी पड़ती हैं कि ये थर्मल जो है वो पास हुआ या फेल हुआ। तीसरा हमने जाना कि जो उसका क्राइटेरिया है पासिंग का वो क्या है, उसके बारे में हमने आपको बताया। उसके बाद हमने आपको बताया कि कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं जो पॉसिबल हैं अगर थर्मल वेक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन फेल। अपने अगले वीडियो में हम आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करेंगे मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। वो टॉपिक है हमारा कि जो इंस्टॉलेशन ऑफ थर्मोवेल है एल्बो पर, उसके बारे में क्या क्या कंडीशंस रहती हैं, कहाँ पर हम एल्बो पर जो हमारा थर्मोवेल है उसको लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ पर हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि जो थर्मोवेल है वो हम एल्बो पर लगाएं। यदि आज के वीडियो के बारे में आप हमारे से कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप बेझिझक मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंटस का कॉलम है उसमें भी कमेंट करके हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें क्या कमी लगी, क्या हमें और चीज इसमें ऐड करनी चाहिए, किन किन और टॉपिक्स को हमें कवर करना चाहिए, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो करके हमारे साथ कनेक्ट हो। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। वो सबसे बढ़िया तरीका रहता है कि जब आप हमें हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज के हमें कांटेक्ट करते हैं। आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर ईमेल भेजकर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमारे वेबसाइट पर जाकर वहां पर एक कांटेक्ट अस का फॉर्म है वो फिल करके हमारे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और आप हमें जो आइटम्स, जो प्रोडक्ट्स हम जिनमें डील करते हैं उनके बारे में वहां पर जान भी सकते हैं। जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने अगले वीडियो में, जहां पर हम आपके साथ कंडीशंस वो डिस्कस करेंगे, जहां पर हम कोई भी थर्मोवेल जो है जो वेक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन में फेल हुआ है उसको एल्बो पर अगर माउंट करना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हमारी होनी चाहिए, कब हम कर सकते हैं कब नहीं कर सकते, उसको लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।